दोस्तों अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट जनरली होती है। पहला इन्वेस्टर वो होता है जो बड़ा नाम देख करके इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि भाई पेटीएम हो गया, एलआईसी हो गया, एसबीआई कार्ड हो गया। जितना बड़ा नाम उतना अच्छा आईपीओ और उतनी बड़ी हाइप, और पैसा लगा देते हैं ये सोच के 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन इन तीनों कंपनियों ने रिटर्न्स नहीं दिया आईपीओ के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि बड़ा नाम होगा तो आईपीओ चलेगा ही चलेगा। दूसरा दोस्तों जो इन्वेस्टर होता है उसको नाम से मतलब नहीं होता, वो बिजनेस को एनालाइज करता है और ये देखता है कि कंपनी करती क्या है, कैसे पैसे बनाती है, ग्रोथ क्या है, प्रमोटर क्या करते हैं। ये सारी चीज सोचने समझने के बाद तब डिसाइड करता है भैया पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। अब प्रॉब्लम यह होती है कि ये एनालिसिस करने के लिए एक आरएचपी रिपोर्ट हमें पढ़नी पड़ती है, जो 200 पेज से लेकर के 500 पेज की होती है। हर आईपीओ लॉन्च से पहले ये प्रोवाइड की जाती है। अगर आप बिजनेस को एनालाइज करना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को पढ़िए, जिसमें पूरा फाइनेंशियल डाटा और कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि भैया 200 से लेकर के 400-500 पेज की आरएचपी रिपोर्ट पढ़े कौन, इतना टाइम किसके पास है? इसको पढ़ने में ही कई दिन लग जाएंगे। उसके बाद जो जो हमारे क्वेश्चंस है अगर उसमें वो मीट नहीं हो पाया तो वो इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है टाइम की वो भी खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर पता लगे कि 15 दिन हमें रिपोर्ट को पढ़ने में लगे और उसके बाद पता लगता है भाई आईपीओ बेकार है, मुझे इसमें पैसे नहीं लगाने, कंपनी बेकार है, तो बड़ा दुख होता है भैया 15 दिन की मेहनत खराब चली गई। इससे अच्छा तो कोई बुक ही पढ़ लेते, कोई नॉलेज तो अंदर चली जाती। तो इसका दोस्तों सोल्यूशन लेकर आया है फायर्स। फायर्स का दोस्तों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको हम फिया कहते हैं, फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट इसको बोलते हैं। अब आप आईपीओ एनालिसिस इस फिया के थ्रू करा सकते हैं। जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कंपनी को लेकर के, आप फिया से पूछिए, फिया उसका जवाब देगा, जिससे आपकी जो एनालिसिस है वो विद इन सम मिनट्स के अंदर हो सकती है। तो जो जो मेजर आपको डाउट है वो फिया बता देगा, पूरी एनालिसिस करके आपको दे देगा। कैसे करता है समझना चाहते हैं? चलिए स्क्रीन पर दिखाता हूं, देखते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए मैंने फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है। जिन भाइयों के पास है तो वो जाइए और यूज कर लीजिए। जिनके पास फायर्स का अकाउंट नहीं है, ओपन कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। फ्री में दोस्तों अकाउंट ओपन हो जाएगा और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको नहीं देने हैं। तो ये सारे बेनिफिट आप फायर्स के ले सकते हैं। अगर आप एल्गो ट्रेड वगैरह लगाते हैं तो आपको एपीआई चार्जेस भी फायर्स में नहीं देने होते। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। देखिए सबसे पहले दो तरीके हैं फिया में आप एनालिसिस करने के। पहला है डायरेक्टली आप फिया को खोल लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने फिया को खोल लिया। तो जिस भी आईपीओ के आप एनालिसिस करना चाहते हैं यहाँ लिखिए एनालाइज दिस आईपीओ, तो वो फिया आपको एनालिसिस करके देगा। जो दोस्तों मेरा तरीका है, मैं जिस तरीके से करता हूँ, मैं इसका जो पूरी स्क्रीन पे जो वो लिखा हुआ आता है वो मुझे पसंद है। तो वो कैसे होगा जरा समझते हैं। तो ये देखिए मैं इस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, स्ट्रेटेजी बिल्डर वाले पर। इस पे जाने के बाद देखें यहाँ पर बहुत सारे इंटरनली फीचर्स खुल जाते हैं फायर्स के, एल्गो ट्रेड वगैरह भी खुल जाते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए मैं मार्केट्स पे जाता हूँ। मार्केट्स में देखिए नीचे आपको कैटेगरीज दिखती है, ऑटोमेट, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग टूल्स, ये सब दिखता है। तो हम ये जो आईपीओ वाला सेक्शन है इसके ऊपर जाते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर गए तो आपको ऑन गोइंग एक आईपीओ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये कंपनी है, 27 मार्च को खुला था, 8 अप्रैल को बंद हो जाएगा। इशू है 32 करोड़ का, एसएमई आईपीओ है और प्राइस रेंज है 93 से 98 रुपीज के बीच में जो प्राइस बैंड इसका चल रहा है, ठीक है। अब इसको दोस्तों मुझे एनालाइज करना है फिया से। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं माउस को इसके ऊपर लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए एनालाइज विद फिया ये लिखा हुआ आ रहा है। मैं दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर दोस्तों मेरी ये जो एनालिसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जरा देखते हैं कि ये क्या चीज हमें एनालाइज करके देता है। तो सबसे पहले ये आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता है कि क्या कंपनी है, क्या कर रही है। तो वो एक बार दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने बताया जो कंपनी का नाम है एमिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, प्रोवाइडिंग एआई ड्रिवन डिजिटल सॉल्यूशन एंड मार्केटिंग सर्विस। तो बेसिकली मार्केटिंग सर्विस देती है, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल में इससे पूछ लेंगे भैया क्या क्या मार्केटिंग सर्विस देती है, ये बताएगा, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ इशू आपको दिखाई दे रहा है, कंपनी इज लॉन्चिंग, यहाँ देखिए कंपनी इज लॉन्चिंग एसएमई आईपीओ, ठीक है, फ्रेश इशू, और ये लिखा हुआ है 32-40,000 इक्विटी शेयर है, 32 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर रही है, ठीक है, इतने शेयर लॉन्च कर रही है, ठीक है। बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कंपनी जनरेट रिवेन्यू
प्राइमरली कंटेंट राइटिंग, मेन जो इनका रिवेन्यू है वो कंटेंट राइटिंग से आता है। 43% रिवेन्यू कंटेंट राइटिंग से आता है। तो ध्यान दीजिए, जो इनका बिजनेस मॉडल है वो क्या है, कंटेंट राइटर है, चाहे एआई से कंटेंट राइट कराते हैं चाहे ह्यूमन से कराते हैं, वो प्रॉपर नहीं बताया गया है, लेकिन ये बता रहे कंटेंट राइटिंग से 43% रिवेन्यू है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो उसकी ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग वगैरह के काम से आप देखिए 31% या 32% का रिवेन्यू आता है। भाई किसी कंपनी ने ब्रांडिंग का काम इनको दिया, जी हमारी कंपनी का ब्रांडिंग का काम आप करोगे, तो 32% रिवेन्यू यहाँ से आता है। तो दो मेजर कैटेगरी है जिससे ये कंपनी पैसा कमाती है, एक तो कंटेंट राइटिंग से कमाती है, दूसरा ब्रांडिंग से कमाती है। दोनों बिजनेस मॉडल सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल है। मान लेते हैं कि मुझे कंटेंट लिखवाना है, मुझे 100 ब्लॉग्स लिखवाने हैं इनसे, तो मैंने इनको दिया जी मेरी कंपनी के लिए 100 ब्लॉग्स लिख दो, तो वो लिखे, काम हो गया, काम खत्म। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल है, मतलब इसके अंदर हम पैसिव नहीं बोल सकते कि पैसिवली कुछ हो रहा है, कि मतलब एक बार भाई इसका सामान लिया तो पैसिवली कोई रिवेन्यू जनरेट होगा, ऐसा नहीं है। सर्विस दे दी, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इस कंपनी के साथ एक चैलेंज है। दूसरा बता रहे हैं इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, ग्रोथ ड्राइवर, उसको जरा समझते हैं। कॉम्पिटिटिव डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत सारे इस इंडस्ट्री के अंदर, और एलोकेशन मार्केटिंग बजट डिजिटल प्लेटफॉर्म बिजनेस अक्रॉस सेक्टर, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखिए धीरे धीरे करके पढ़नी पड़ेगी। फाइनेंशियल अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे इस कंपनी की, तो ये बता रहे जी 3 करोड़ रुपए से लेकर 3 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक कंपनी को पहुंचने में, ग्रो करने में सिर्फ 2 साल लगे। 2 साल के अंदर इतना पैट इनका पहुंच गया, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव कैश फ्लो भी आ रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो देखेंगे 4 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है, ये थोड़ा कंपनी के लिए खराब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे ये जो आईपीओ है ये प्रीमियम पर है, जो इनके कॉम्पिटिटर है उनसे प्रीमियम पर है, क्योंकि इसका जो पीई रेशो है वो लगभग 20 के आसपास पीई रेशो है, और जो इस टाइप की इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री लगभग 10 के पीई पर काम करती है। तो पीई के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा प्रीमियम पर चल रहा है, और कह सकते हैं ये 80% से ज्यादा के प्रीमियम पर इसका प्राइस बैंड है, ठीक है। रिस्क की दोस्तों अगर बात करें, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है, जरा आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको पता लगेगा। फिया कह रहा है जी जो कंपनी है इसका जो रिस्क एंड गवर्नेंस है, 10 कस्टमर की जो अकाउंटिंग है उसमें अगर हम नोटिस करें तो 76% रिवेन्यू सिर्फ 10 कस्टमर से ही आता है। अभी 10 कस्टमर बहुत बड़ी कंपनीज हो सकती है, छोटी कंपनीज हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 10 कस्टमर से 76% रिवेन्यू आता है। मान लेते हैं इनमें से 5 कस्टमर का काम पूरा हो जाता है या किसी वजह से वो अनसेटिस्फाइड होते हैं, तो इनका रिवेन्यू तो 35-40% गिर जाएगा। तो ये कंपनी के ऊपर एक बड़ा चैलेंज है। कभी भी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर बहुत कम छोटे कस्टमर से रिवेन्यू बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, तो उसके अंदर हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है कि कहीं ना कहीं रिलेशन अगर खराब होते हैं तो इस तरीके के इश्यूज हमें आ सकते हैं। तो ये दोस्तों मोटी मोटी चीज फायर्स ने हमें एनालाइज करके दे दी। अब आप इससे पूछ सकते हैं कि क्या आपको पूछना है, क्या आपको जानना है, वो फायर्स को बताए, फायर्स आपको उसका जवाब देगा। चलिए कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। गिव मी कंपनी रिवेन्यू और प्रॉफिट डाटा ग्रोथ डाटा, ठीक है। तो हमने इससे नॉर्मली पूछ लिया, रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ का कुछ डाटा हमें दे दो, ठीक है। तो फायर्स इसको एनालाइज करेगा और फिया बेसिकली एनालाइज करेगा, और एनालाइज करके आपको विद इन सम सेकेंड्स कुछ डाटा हमें प्रोवाइड करेगा। देखते क्या दे पाए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है ना कुछ डिटेल्स आ गई। अब इस डिटेल को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए तो सबसे पहले रिवेन्यू ग्रोथ आ गया। अगर हम ये देखें 2023 से 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें रिवेन्यू ग्रो हुआ था 82%, 3 करोड़ से 5 करोड़ पर पहुंच गया था। उसके बाद दोस्तों जो अगला फाइनेंशियल ईयर है 2024 से 2025 वाला, इसमें रिवेन्यू ग्रोथ रहा लगभग 270%, 5 करोड़ से रिवेन्यू ग्रो होकर के 20 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो 4x का जंप था, ठीक है, सिंगल ईयर में। ये दोस्तों हमें पता लग रहा है। प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें, 2023 से 2024 का फाइनेंशियल ईयर में जो पैट है वो 115% से ग्रो हुआ है,
यानी 0.39 करोड़ से 0.84 करोड़ तक पहुंच गया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 से 2025 वाला, उसके अंदर स्काई रॉकेट हो गया था, 400% बढ़ा था, यानी 0.84 करोड़ से 4 करोड़ तक पहुंच गया था, लगभग 5 गुना इंक्रीज हो गया था। ठीक है, प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो कंपनी का इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखेंगे 15% से लेकर के 21% तक हो गया था 2023-24 से 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें पता लग रहा है। सर्विस वाइज अगर हम ब्रेकडाउन करें तो ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं कि क्या बेसिकली ब्रेकडाउन है। तो आप देखिए कंटेंट राइटिंग से जो रेवेन्यू है वो 8 करोड़ के आसपास है, 8.5 करोड़। ठीक है, 2025 में, 2024 में 200 करोड़ था, तो ग्रोथ 300% थी। तो आपको ये भी पता लग रहा है कि कौन कौन सी सर्विस से कितना कितना ग्रो ये कंपनी कर रही है। उसका दोस्तों ब्रांडिंग एंड ऑनलाइन रेपुटेशन से देखेंगे तो 100% ग्रो हुआ है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा जंप आया है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 0.61 था, उसके बाद देखिए रेवेन्यू जो आया 3 करोड़ रेवेन्यू आया डिजिटल मार्केटिंग से। तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंपनी अगर ज़्यादा फोकस करे तो मेरे हिसाब से जो डाटा दिखा रहे हैं उस हिसाब से ज़्यादा ग्रो हो सकता है। टेक्निकल सर्विसेज बिजनेस ऑटोमेशन में भी बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, 9 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक हुआ है, तो ये भी 2100% के आसपास है। उसके बाद दोस्तों जो टोटल रेवेन्यू है वो आप देख रहे हैं 530 से 5 करोड़ से लगभग 20 करोड़ के आसपास हुआ है। तो ये बेसिकली किस किस सर्विस में कितना कितना ग्रो हुआ है वो भी दोस्तों हमें डिटेल यहाँ पर मिल गई है। तो आप अपने खुराफाती जो सवाल है वो फायर से पूछ सकते हैं, फायर पूरी कोशिश करेगा आपको जवाब देने की। चलिए एक अटपटा सा सवाल पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जवाब देता है। चलिए मैं फायर से पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि गिव मी ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है इस आईपीओ का। बेसिकली दोस्तों जो ग्रे मार्केट होती है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, और उस तरीके का डाटा देख करके चीजें समझना या एनालाइज करना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। तो मैं देखना चाहता हूं कि फिया क्या इसका जवाब देता है, फिया इसको क्या बोलता है। देखिए फिया ने क्या बोला, ग्रे मार्केट प्रीमियम डाटा नॉट अवेलेबल, प्लस एक क्लैरिफिकेशन भी दे रहा है। वो कह रहा है अनफॉर्चुनेटली ग्रे मार्केट प्रीमियम डाटा इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिशियल आईपीओ डॉक्यूमेंट। कहता है जो ऑफिशियल आईपीओ का डॉक्यूमेंट है ना, इसके अंदर ये डाटा होता नहीं है और इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड की नहीं गई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इज एन अनऑफिशियल डाटा है, अनरेगुलेटेड इंडिकेटर है, ट्रेडेड आउटसाइड फॉर्मल एक्सचेंज एंड इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन सेबी रेगुलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको हम आरएचपी बोलते हैं। तो ये कह रहा है जी इसके अंदर आरएचपी के अंदर ये डाटा होता नहीं है, अनऑफिशियल है, अनऑर्गेनाइज है। तो आप इंटरनेट पे जरूर ग्रे मार्केट देख लेते हैं, इंडिकेशन देखने की समझने की कोशिश करते हैं, इसके हिसाब से ये डाटा वैलिड और अनऑफिशियल है, इलीगल डाटा है। तो इसके ऊपर फिया आपको कोई इनपुट नहीं देगा। चलिए एक और हम सवाल पूछते हैं। अच्छा यहाँ देखिए बीच बीच में ना कहां से ये डाटा ले रहा है उसका सोर्स भी आपको देता है। जैसे कि देखिए ये पेज 3 से इसने डाटा उठाया, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो कंपनी का आरएचपी डाटा है वो देखिए 350 पेज का डाटा है। तो कहाँ से इसने उठाया वो आपको बताता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के दे दिया। जो आरएचपी डाटा है ऑफिशियल जो लॉन्च होता है आईपीओ का जो डॉक्यूमेंट होता है वहीं से दोस्तों पूरा आपको बताता है कि क्या बेसिकली चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं अगेन फिया में। ठीक है, चलिए मैं पूछना चाहता हूं कि प्रमोटर का बैकग्राउंड कैसा है। गिव मी प्रमोटर बैकग्राउंड, एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो प्लीज बताइए। तो मैंने इससे एक डाटा पूछा, देखते हैं इसके बारे में क्या जवाब देता है। तो इसने दोस्तों बोला है अकॉर्डिंग टू आरएचपी डाटा कंपनी पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है अगेंस्ट द कंपनी, और जो सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर प्रमोटर है तो कोई उसको नहीं मिला है। आरएचपी डाटा के अंदर कुछ भी ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि मेनली जो एनालिसिस करके दे रहा है आरएचपी डाटा के हिसाब से दे रहा है। तो इसने प्रमोटर का नाम बताया, दिव्या जिनके पास 33% है, शिवम जिनके पास 33% है,
दुष्यंत जिनके पास 0.01% है, 900 शेयर के अप्रोक्स है। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने बताया कि ये कंपनी के 3 प्रमोटर्स है। ठीक है, तो अब हम इससे पूछते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई लीगल केसेस वगैरह है तो प्लीज उसके बारे में डिस्क्लोज करिए। एनी केसेस अगेंस्ट द कंपनी। अब देखिए इसने दोस्तों कुछ डाटा दे दिया है, इस डाटा को जरा समझते हैं। ये कहते हैं कंपनी के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई सिविल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक टैक्स का केस चल रहा है जो 2.09 लाख के अप्रोक्स है, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप कंपनी है उस पर एक सिविल केस चल रहा है, वो 200 लाख के अप्रोक्स का दिखाई दे रहा है, 200 लाख। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, 2 करोड़ के आसपास की रकम होती है, अब इसका नहीं पता क्या है। और एक टैक्स का केस चल रहा है ग्रुप कंपनी का जो बड़ा नहीं है, 2 लाख के आसपास है। तो मेनली ये एक इम्पैक्ट डाल रहा है, इसको जरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये बेसिकली क्या केस है 2 करोड़ का। ठीक है, तो ये बेसिकली दोस्तों इसने बता दिया, 0 क्रिमिनल केसेस, FIRs वगैरह कुछ भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, तो रिस्क कंटेंट नहीं है। ठीक है, सोर्स इसने पेजेस बता दिए कहाँ कहाँ से इसने किस किस सोर्सेस से हमें ये डाटा RHP डाटा से दिया है। उसके बाद दोस्तों हम इससे कुछ और पूछ लेते हैं, हम इसी से पूछ लेते हैं इसके जो रेड फ्लैग्स है वो हमें बता दो भाई, क्या क्या रेड फ्लैग्स है कंपनी के वो हमें बता दो। तो प्लीज गिव मी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, तो ये एक बार पूछते हैं और देखते हैं क्या जवाब आता है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास एक लंबी चौड़ी सी रिपोर्ट फिया ने दे दी है, अब एक एक करके समझते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों वही है, रेवेन्यू जो इनके बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है इनका, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, एसेट ग्रोथ हो रही है, तो वो इनके पॉजिटिव पॉइंट है। बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन है वो अच्छा है, तो वो एक अच्छा है। कंटेंट हैवी प्लस ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लीन लीगल एंड प्रमोटर रिकॉर्ड, प्रमोटर का और कंपनी का लीगल रिकॉर्ड है, कोई केसेस वगैरह नहीं मिला है। एसेट लाइट AI ड्रिवन बिजनेस मॉडल है, तो वो एक अच्छी बात है, तो ये इनके पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स जो फिया ने बताए हैं। तो फिया बोल रहा है टॉप 10 कस्टमर अकाउंट फॉर 76% रिवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है, वो एक रेड फ्लैग है। इनमें से 2-4 ऊपर नीचे हुए तो कंपनी का रिवेन्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, वन सुपीरियर अकाउंट का 46.99% जो है वो है, तो वो बेसिकली बहुत बड़ा रिस्क है। एक सुपीरियर अकाउंट का 46% का रिस्क है। कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिजनेस मॉडल डिपेंड ऑन डोमेस्टिक सप्लायर विदाउट लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको बीच में ही बताया था। नेगेटिव कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस है। अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो टर्न नेगेटिव, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है लगभग 4 करोड़ के आसपास, तो वो बेसिकली एक स्ट्रेस कंपनी को दे रहा है वर्किंग कैपिटल का। उसके बाद गवर्नेंस गैप्स, कंप्लाइंस डिले है, वो आप देख सकते हैं। सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर फिलिंग डिले, और वो आप देखिए प्रीमियम वैल्यूएशन प्रीमियम है, क्योंकि 86 ज़्यादा प्रीमियम भी बिक रहा है। इंडस्ट्री जो है वो 10% 10 की पी से बेसिकली इंडस्ट्री है, लेकिन लिस्ट हो रहा है ये लगभग 20 की पी से, जो थोड़ा सा बड़ा है। लो सब्सक्रिप्शन रेट, अभी सब्सक्रिप्शन रेट देखिए लो है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों रेप्लिकेबल बिजनेस मॉडल है, कोई मोट नहीं है कंपनी का, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एप्पल है तो एक मोट है एप्पल का, या मारुति है उसका एक मोट है, टाटा है टाटा का एक मोट है, इस तरह का कोई मोट कंपनी के अंदर नहीं है। कोई फेमस प्रोडक्ट नहीं है कि भैया हम ही प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है ये हमारे पास ही है, तो वो एक मोट कंपनी के पास नहीं है। इनडायरेक्ट लीगल एक्सपोजर, देखिए 200 लाख जो मैंने आपको बोला था 2 करोड़ का, एक सिविल केस अगेंस्ट द ग्रुप कंपनी विद प्रमोटर इन्वॉल्व्ड एज पार्टीज रिप्रेजेंट रेपुटेशन रिस्क, एक रेपुटेशन रिस्क है, वो बेसिकली एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंसाइट दोस्तों हमें मिल गए हैं। अब मैं दोस्तों इससे फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ फिया से, क्या मुझे इस IPO के अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, देखते हैं फिया इसका क्या जवाब देता है। अब देखो फिया ने इसका क्या जवाब दिया है, जरा देखिए समझिए। देखिए, आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट बट आई मस्ट क्लैरिफाई दैट आई कैन नॉट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सजेशन एंड रिकमेंडेशन शुड आई इन्वेस्ट इन दिस IPO।
दिस इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अंडर सेबी गाइडलाइंस। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई कैन हेल्प यू एनालाइज द की फैक्टर बेस्ड ऑन द प्रीवियसली डिस्कस्ड पॉइंट। जो मैंने आपको डिस्कस्ड पॉइंट बताए हैं वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको इसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिस्क टू सपोर्ट योर ऑन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, उस पर आपको जो रिस्क लेना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कि मैं इस आईपी में पैसे लगाऊं या ना लगाऊं। फिया आपको नहीं बताएगा। तो फिया आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि ग्रे मार्केट का प्राइस क्या है। फिया आपको कभी भी ये नहीं बताएगा इस आईपी में पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। फिया आपको ये नहीं बताएगा इसकी लिस्टिंग कितने प्रीमियम पर हो सकती है या नहीं हो सकती। ये सारे जवाब आपको फिया नहीं देगा। लेकिन आरएचपी रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी दिया गया है, अगर उसके रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो किस पेज पर दिया गया है, कहाँ दिया गया है, ये ढूंढ डांड करके आपको उसका जवाब दे देगा। तो पूरी आरएचपी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। घंटों का और कई दिनों का काम आपका कुछ मिनटों में हो सकता है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक की पॉइंट किसी आईपीओ के अंदर ढूंढते हैं कि ये पॉइंट मुझे चाहिए, तब जाकर के मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे इस पर पैसा लगाना है या नहीं लगाना, तो ये काम फायर्स का फिया आपके लिए कर सकता है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो देर दोस्तों किस बात की है, जाइए फ्री में अकाउंट खुल जाता है और एंजॉय करिए। इस तरीके के फीचर्स आप ले सकते हैं। अंत में दोस्तों छोटी सी अनाउंसमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो हमारा ये हाई स्पीड मोमेंटम ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। तो इसके ऊपर हमने नया डिस्काउंट लॉन्च करा है। TC20 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है कूपन कोड। तो आप उसको लगाएंगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्रैल तक के लिए वैलिड है, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स है, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, आप जाइए कंटेंट देखिए। इस कोर्स के अंदर बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग सिखाई गई है, बताया गया है क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या कंटेंट वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। मॉड्यूल्स वगैरह के अंदर आपको बताया गया है कि किस तरीके के कंटेंट आपको इस कोर्स में मिलेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोर्स को ले सकते हैं। 6 मॉड्यूल्स है, कुछ वीडियोस है, कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन काफी अच्छी इंसाइट आपको मोमेंटम ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।